नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। तो सबसे पहले बात सीएम योगी के भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की। कहा दरोगा बाबू 2 लाख रुपए मांग रहे थे और योगी की पुलिस उन्हें उठा ले गई। दिखाएंगे मुंबई से आई एक हैरान करने वाली खबर। एक शख्स ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया, फिर कैसे सुरक्षा बलों ने बच्चे को छुड़ाया है। और फिर बात होगी चुनाव की। बिहार में पहले चरण की वोटिंग को लेकर प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी की रैलियां हो रही, लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर के समर्थक के मर्डर से हड़कंप मच गया है। बात करेंगे अफगान पाकिस्तान में बातचीत टूटी तो शाहबाज के मंत्री धमका रहे थे, लेकिन अब तालिबान कैसे फिर से पाक में घुसकर मार रहा है और लोग कैसे ख्वाजा आसिफ का मजाक उड़ा रहे हैं। बात करेंगे परमाणु टेस्ट का ऑर्डर हो गया है। दुनिया में क्या परमाणु जंग होने वाली है? ट्रंप ने परमाणु टेस्ट का ऑर्डर आखिर क्यों दिया और इससे पहले रूस ने कैसे बड़ी तैयारी कर ली है? लंदन जैसे 6 शहरों को 30 मिनट में तबाह करने का क्या है पुतिन का प्लान? इस पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। रूस के बाद जल्द ही परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को दे दिए आदेश, बोले सब कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे। 6 साल बाद मिले डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। अमेरिका और चीन के बीच समझौते का किया ऐलान। 10% टैरिफ कम करने के एवज में अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा चीन। शांति वार्ता खत्म होने के बाद पाकिस्तान में फिर लाशों का ढेर। कुर्रम इलाके में टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन समेत 7 जवानों की मौत। मोदा तूफान का दक्षिण के बाद उत्तर भारत में भी असर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश। नेपाल तक असर दिख रहा है। छठ महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में जुबानी जंग। मोदी बोले ये छठ कार्यक्रम का ड्रामा बताकर अपमान कर रहे हैं। राहुल बोले वोट के लिए ड्रामा करते हैं पीएम मोदी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का बचाव कर घिरी अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी। कल बोला था आतंकी नहीं है दाऊद, उसने धमाके नहीं किए, आज बयान पर लिया यू टर्न। मुंबई में एक्टिंग क्लास के नाम पर 17 बंधकों को बंधक बनाने वाला ढेर कर दिया गया। बच्चों को रिहा कराने के बाद आरोपी रोहित आर्या का एनकाउंटर, पुलिस पर की थी फायरिंग। 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस बोली दिल्ली दंगे देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश। सुप्रीम कोर्ट में 177 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया। हिमाचल में विवादित संजौली मस्जिद गिराने के आदेश। जिला अदालत ने नगर निगम कमिश्नर के फैसले को सही ठहराया। मस्जिद का पूरा ढांचा हटाना होगा। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 339 रनों का लक्ष्य। जवाब में टीम इंडिया का स्कोर 100 के पार। तो आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है भ्रष्टाचारियों पर योगी स्ट्राइक हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक ली। कानून व्यवस्था पर बैठक थी। क्या तैयारियां हो रही हैं? आने वाले कुछ मेले हैं, कार्तिक पूर्णिमा है, उसको लेकर योगी ने ये बैठक की है। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिश्वतखोरों पर स्ट्राइक हो रही है। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरोगा साहब रिश्वतखोरी में पकड़े गए हैं। दरोगा साहब ने 2 लाख रुपए रिश्वत लिए। टेबल पर रिश्वत रखी गई। दरोगा साहब ने फाइल निकाली, कहा इसे ढक दो, और उसके बाद फाइल से 2 लाख रुपए ढककर किनारे रख दिए। ये सब कैमरे में कैद हो रहा था। ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां दरोगा खुलेआम रिश्वत मांग रहा था, लेकिन यह भूल गया ये हरकत वो उत्तर प्रदेश में कर रहा है। 2 लाख रुपए मांगे, पीड़ित 2 लाख रुपए लेकर पहुंचा। टेबल पर 2 लाख रुपए रखे। दरोगा साहब बातचीत करते रहे। दरोगा साहब को लगा कि इतना पैसा सामने आ रहा है, इसको फाइल में दबा दें। फाइल आगे निकाल कर रखी। फिर देखिए किस तरह से फाइल उठाकर किनारे रख दी। ये 500 रुपए की गड्डियां हैं और 2 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था दरोगा।
दरोगा साहब को ये रिश्वत लेना कैमरे पर बहुत भारी पड़ा है। देखिए जरा, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। दरोगा साहब को एंटी करप्शन की टीम उठाकर ले गई है। पूरी टीम पहले से ट्रैप बिछाकर बैठी थी। रिश्वत लेने के बाद दरोगा साहब उठा लिए गए। दरोगा साहब ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घूसखोरी की और उसके बाद देखिए, उन्हें अंदाजा नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। ये एक सबक भी है, उत्तर प्रदेश में जो रिश्वत लेगा उसके साथ ये होगा। अगली तस्वीर देखिए, यूपी की है। यूपी में क्या हुआ ये देख रहे हैं। घूसखोर मत्स्य अधिकारी रिश्वत ले रहा था और उसको देखिए टीम उठाकर ले गई, विजिलेंस टीम। चलो आ जाओ, ये हमारे पास। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं। मछली विभाग में बाबू हैं और रिश्वतखोरी के आरोप में विजिलेंस टीम को खबर मिली थी कि सेवा पानी का बहुत शौक है, इसलिए पूरा जाल बिछाया गया और अधिकारी को विजिलेंस टीम उठाकर ले गई। उस वक्त दफ्तर में ही मौजूद थे। ये देखिए, कुर्सी से दोनों हाथ पकड़कर उठा लिए गए। चलो आ जाओ, ये हमारे पास। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं। यूपी में योगी की रिश्वतखोरों पर स्ट्राइक है। ये अगली तस्वीर देखिए, चंदौली की फायर डिपार्टमेंट, यूपी की अगली तस्वीर है। यहां फायर डिपार्टमेंट में ऑफिसर देखिए किस तरह से रिश्वत ले रहा था। रिश्वत ले रहा था और उसके बाद देखिए उसे उठाया गया है। ये बाबू है, बाबू रिश्वत ले रहा था और वहां विजिलेंस की टीम पहुंची है और उसे उठा कर ले गए। वो जा नहीं रहा था। देखिए बाबू ने उसके बाद किया क्या। बाबू को जब लेकर बाहर पहुंचे तो बाबू भाग खड़ा हुआ। जैसे ही विजिलेंस की नजर दूसरे पुलिस वाले पर गई जो फायर ऑफिसर था, वैसे ही देखिए बाबू भाग खड़ा हुआ। इनको मिले, चलिए ये देखिए बाबू भाग खड़ा हुआ। इनको मिले, चलिए। अब देखिए शामली की तस्वीर। शामली में सीएमओ मेडिकल ऑफिसर के यहां बाबू रिश्वत लेता था, जिसे एंटी करप्शन की टीम उठा ले गई। में घूस लेने वाले, रिश्वत लेने वालों पर योगी का हंटर चल रहा है। विजिलेंस विभाग, करप्शन विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। धनंजय बाबू ने जब वर्दी पहनी तो सोचा होगा खूब माल कमाएंगे, कमाई में लगे भी रहे, लेकिन योगी जी ने भी नजर टिका रखी थी। स्ट्राइक कर दिया। 2 लाख घूस के साथ रंगे हाथों नप गए। प्रतापगढ़ के मत्स्य पालन अधिकारी विकास कुमार भी बड़े खुश थे, जमकर कमाई कर रहे थे, लेकिन किसी ने विजिलेंस में शिकायत कर दी। 14,000 के साथ रंगे हाथ पकड़े गए। शामली में सरकारी बाबू राकेश कुमार को मौज की आदत पड़ गई थी। किसी से 25,000 घूस मांग ली। काली कमाई का पैसा आ भी गया, लेकिन योगी जी बीच में आ गए, रंगे हाथों धरे गए। और आइए सबसे पहले आपको दरोगा बाबू की पूरी कहानी सुनाता हूं। 2 लाख रुपए लेते रंगे हाथ पकड़े गए। ये आप देख रहे हैं दरोगा साहब। राज्य की एंटी करप्शन टीम ने इन पर कार्रवाई की। दरोगा धनंजय सिंह को 2 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा है। दरोगा ने गैंगरेप केस से नाम हटाने के लिए दरअसल घूस मांगी थी। दरोगा धनंजय सिंह ने कोचिंग संचालक से घूस ली थी। मामला लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी पुलिस चौकी का है। कोचिंग संचालक प्रतीक रुपए लेकर पुलिस चौकी पहुंचे।
जैसे ही दरोगा साहब को रुपए दिए, एंटी करप्शन टीम ने उनको पकड़ लिया। फिर एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को धक्का देकर निकाला है। दरोगा के खिलाफ प्रतीक ने 19 अक्टूबर को शिकायत की। शिकायत सही पाई गई तो एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप प्लान किया। 18 लोगों की टीम गई, प्रतीक को थाने भेजा गया पैसा देने। एंटी करप्शन की टीम ने प्रतीक की शर्ट में कैमरा लगा दिया था। थाने में दरोगा के साथ रुपए का लेन देन कैमरे में कैद हुआ। दरअसल एक महिला ने प्रतीक पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, एक शख्स पर। दरोगा ने उसी गैंगरेप केस से नाम हटाने के लिए कहा, लाओ पैसा लाओ तो रेप केस से नाम हटा दूंगा। दरोगा जैसे ही रिश्वत ले रहा था वैसे ही धर लिया गया। अब सुनिए जरा उस शख्स को सुनिए जो 2 लाख रुपए देने दरोगा को पहुंचा था। 2 महीने पहले मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसकी 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। ऊपर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैंने कहा मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 लाख दे पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, जब वहाँ 50 लाख का इंतजाम हो जाएगा हम लड़की से बयान बदलवा देंगे और हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे, जब इंतजाम हो जाए बता देना। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था सर। बहुत दिनों से खेल चल रहा था। SI धनंजय सिंह, पेपर मिल चौकी, महानगर थाना में रिश्वत मांगी थी और एंटी करप्शन की टीम ने बहुत हेल्प करी और बहुत सहयोग किया, तो आज सर उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। सुन लिया आपने प्रतीक को। अब देखिए दूसरा भ्रष्टाचारी जो धरा गया है वो कौन है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मत्स्य पालन अधिकारी को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। विकास कुमार को 14,000 के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। मत्स्य अधिकारी पर प्रयागराज से आई टीम ने एक्शन लिया। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद टीम ने उन्हें कहा साथ चलो। अधिकारी ने आनाकानी की तो कुर्सी से टांग कर उठाया गया। फिर विकास कुमार को घसीटते हुए ऑफिस से ले जाया गया। जब टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो वो फोन पर बात कर रहे थे और सामने टेबल पर 500 रुपए के नोटों का बंडल था। विजिलेंस टीम ने नोट के बंडल और उनका फोन जब्त कर लिया है। यह एक्शन हुआ उनके ऊपर। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। एक और अधिकारी पर एक्शन हुआ है, देखिए जरा। एंटी करप्शन टीम ने घूसखोर क्लर्क को भी पकड़ा है। राकेश कुमार शामली के CMO ऑफिस में स्टोर कीपर थे। राकेश कुमार को 25,000 घूस लेते गिरफ्तार किया गया। उसने मृतक कर्मचारी के सर्टिफिकेट के बदले घूस मांगी थी। राकेश कुमार के खिलाफ शिकायत मिली तो ट्रैप बिछाया गया। शिकायतकर्ता को पैसे लेकर भेजा गया और रंगे हाथ पकड़ लिया गया। तो एक साथ रिश्वतखोरी पर योगी का ये जो हंटर चल रहा है, ये सबक है उन अधिकारियों के लिए जो बिना पैसे कोई काम नहीं करते हैं। सुनिए योगी को। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। अब आइए आपको बताऊं कि भारत के 10 सबसे भ्रष्ट महकमे कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर देखिए कौन आता है, पुलिस विभाग। नंबर 2 पर भ्रष्ट महकमा है राजस्व विभाग। नंबर 3 पर नगर निगम और नगर पालिका। नंबर 4 पर बिजली विभाग है और नंबर 5 पर सड़क परिवहन विभाग। अब देखिए बाकी के 5 कौन है। नंबर 6 पर भ्रष्टाचार में स्वास्थ्य विभाग आता है। नंबर 7 में शिक्षा विभाग। नंबर 8 में आवास एवं शहरी विकास विभाग। नंबर 9 में इनकम टैक्स और GST विभाग और नंबर 10 में वन विभाग। ये 10 भ्रष्ट महकमे हैं NICB का, NCIB का ये आंकड़े हैं। अब आपको बताऊं कि दुनिया में भ्रष्टाचार में कौन सा देश किस नंबर पर है, सबसे ईमानदार देश कौन है, या मैं कहूं सबसे कम भ्रष्ट देश की सूची में कौन सा देश आता है वो देखिए जरा। ये आपके सामने आ गए। दुनिया में भ्रष्टाचार सबसे कम जिन देशों में है उनमें नंबर 1 डेनमार्क है, नंबर 2 पर फिनलैंड है, नंबर 3 पर सिंगापुर है, नंबर 4 पर न्यूजीलैंड है और लग्जमबर्ग 5 पर है। और भारत देखिए जरा, भारत आता है इस सूची में 96 नंबर पर, 96 नंबर पर। सबसे ज्यादा रिश्वतखोर मुल्क कौन से हैं? देखिए दक्षिणी सूडान 180 नंबर पर है, सोमालिया 179 पर है, वेनेजुएला 178 पर है, सीरिया 177 पर और गिनी 173 पर। भारत की रैंकिंग 96 है।
यह है करप्शन की हालत। आइए अब मैं आपको बताऊं, इसलिए योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से करप्शन खत्म करना है और अपराध खत्म करना है। इसलिए एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर देख रहे हैं। तस्वीर यूपी के अलग अलग जिलों की है। ये मैनपुरी की तस्वीर देख रहे हैं, गौ तस्करों का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद की तस्वीर देख रहे हैं, लुटेरे का एनकाउंटर हुआ। इसको भिजवा दो यार। मेरठ देख रहे हैं, एनकाउंटर के बाद पशु तस्कर पड़ा है। बुलंदशहर में वाहन चोरों की खैर नहीं, उन पर उनका एनकाउंटर हुआ। इसको भिजवा दो थोड़ा ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं मुंबई में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली। बच्चों को बंधक बनाने वाला ढेर हो गया मुंबई में। देखिए क्या हुआ, एक शख्स ने कैसे बंधक बना लिया। ये एआई वीडियो है, सिर्फ आपको बताने के मकसद से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह बंदूक हाथ में लेकर अंदर स्टूडियो में बच्चे थे और बच्चे जो एक्टिंग स्टूडियो था उसमें मौजूद थे। वहां इस शख्स ने बंधक बनाया जिसका नाम रोहित है, और बंधक बनाते ही उस स्टूडियो की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है वो स्टूडियो, रॉ स्टूडियो नाम है इसका। इसमें ऊपर आपको हाथ नजर आ रहे हैं। बंदूक के दम पर मुंबई में बंधक बनाया जिस शख्स ने, देखिए अंदर से बच्चे हाथ हिला रहे हैं। ये तस्वीरें आते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जहां 26/11 जैसा अटैक हुआ, इन तस्वीरों के बाद, किसी के बंधक बनाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। स्थिति ऐसी हो गई थी कि समझ से परे आखिर हो क्या रहा है। और जिस शख्स ने बंधक बनाया था, देखिए उसने वीडियो बनाया। यह है उसका वीडियो, रोहित आर्या। इसने बंधक बनाया और इसने वीडियो जारी किया, सुनिए। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। सोचिए, इस वीडियो के आने के बाद हड़कंप मच गया। ये आप देख रहे हैं, उस रॉ स्टूडियो के बाहर कमांडो पहुंच गए, मुंबई पुलिस पहुंच गई, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, और वो शख्स अंदर था। अंदर बच्चे मौजूद थे जिन्हें बंधक बनाया था और उसने वीडियो जारी कर दिया था। फिर बारी थी एक्शन की। फिल्मी स्टाइल के किडनैप से मुंबई में हड़कंप मच गया। एक बिल्डिंग की खिड़की से बच्चे चीख रहे थे। मुंबई स्टूडियो की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया। डरे सहमे माता पिता रो रहे थे और स्टूडियो के बाहर पुलिस से लेकर एटीएस कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया था, क्योंकि एक सरफिरे ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था और वीडियो बनाकर नई मांग कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो बच्चों के साथ क्या करेगा। करीब 5 घंटे तक एक सिरफिरे के आतंक से मुंबई में दहशत छाई रही और फिर एनकाउंटर कर पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। सोचिए जरा क्या मंजर रहा होगा। पीछे बच्चे, आगे एक शख्स बंदूक की नोक पर उन्हें बंधक बना चुका है। कुछ ये माहौल, ये सीन था। रोहित आर्या जिसने बच्चों को बंधक बनाया था और मुंबई पुलिस और कमांडो सामने। मुंबई के पवई इलाके में एक शख्स ने बच्चों को बंधक बनाया। उस शख्स ने बच्चों को रॉ स्टूडियो में ऑडिशन के लिए बुलाया। आरोपी ने 100 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था। बच्चों के साथ एक बुजुर्ग और एक दूसरे शख्स को भी बंधक बनाया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, एटीएस स्पेशल कमांडो को बुलाया गया। पुलिस की टीम ने रोहित आर्या से बातचीत करने की कोशिश की। जब आरोपी नहीं माना तो पुलिस बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में घुसी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और बच्चों को ढाल बनाया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रोहित आर्या को गोली लगी।
आरोपी रोहित आर्या को सीने के दाहिनी ओर पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 1 घंटे की कार्रवाई में सभी बंधक बच्चों को छुड़ा लिया। पुलिस को घटनास्थल से एक एयरगन और केमिकल मिला है। इस बीच रोहित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रहा है, मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। खबरों के मुताबिक रोहित आर्या मूल रूप से पुणे का रहने वाला है। उसे महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग के एक स्कूल का टेंडर मिला था। रोहित का दावा था कि उसे इस प्रोजेक्ट का भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते वो आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में था और उसने क्या उसके बाद यह हरकत की। सुनिए जरा आरोपी रोहित आर्या मरने से पहले, एनकाउंटर से पहले जो उसने वीडियो बनाया, क्या कह रहा है और पुलिस क्या कह रही है। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमेटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियां हैं। जब ये डेली बच्चे खाना खाने बाहर आते थे, आज बच्चे कोई बाहर नहीं निकले। तो जब बच्चे बाहर नहीं निकले तो पेरेंट्स लोगों को भगदड़ मच गई। पुलिस ने फ़ोन किया होगा, अंदर से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया होगा। तो पुलिस जब यहाँ पर आई तब पता चला कि बच्चे किडनैप हो गए। सब माँ बाप को लगता है कि अपने बच्चे सेफ होने चाहिए, लेकिन पुलिस वाले ने सराहनीय काम किया है। अगर पुलिस वाले नहीं होते तो आज बच्चे को भी कुछ हो जाता था। कुछ लोगों को महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत यहाँ पे सीनियर पीआई और बाकी पूरे पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे। फोर्स का यूज़ करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। इन सबको बंधक बनाया था, उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके गए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में भी हत्या हो रही। बिहार में वोट से पहले हिंसा हो गई। तस्वीर देखिए, आज बिहार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 2 बड़ी रैलियां पीएम मोदी ने की हैं बिहार की 2 अलग अलग जगहों पर। पीएम मोदी छपरा में थे और मुजफ्फरपुर में थे। और लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी बिहार में रैलियां कर रहे हैं। प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। और इस बीच देखिए प्रशांत किशोर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी रैली कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के एक समर्थक की आज हत्या हो गई गोली मारकर। देखिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के एक उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार के साथ जो समर्थक चल रहा था, फायरिंग हुई और देखिए फायरिंग में उस शख्स की मौत हो गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जन स्वराज के कैंपेन के दौरान गोलीबारी हुई और देखिए एक शख्स मार दिया गया। समर्थक की हत्या हो गई। गाड़ी में उसका शव है। तो ये हिंसा ये बता रही है बिहार चुनाव से पहले कि बिहार में तेजस्वी यादव जंगल राज पर सवाल पूछ रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और अटैक हुआ मांझी के समर्थक पर। बिहार में चुनाव से पहले थाए थाए
पहले चरण की वोटिंग से पहले मोकामा में जन स्वराज के उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ। खूनी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमले का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगा है। अनंत सिंह ने दूसरे बाहुबली सूरजभान पर साजिश का आरोप लगाया है। तब फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। जंगल राज अटैक से परेशान तेजस्वी को इस हमले के बाद मौका मिल गया। एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं। और आइए आपको बताऊं कि इस मामले में देखिए, ये आप देख रहे हैं कौन कौन है। इस मामले में अनंत सिंह का नाम आ रहा है और अनंत सिंह ने सूरजभान पर आरोप लगाया है। देखिए कि आखिर इसमें क्या बाहुबली एंगल है इस मर्डर में। यह आप देख रहे हैं कि जन स्वराज का प्रचार हो रहा था। मोकामा में लालू के करीबी रहे आरजेडी नेता की हत्या हुई। अनंत सिंह समर्थकों पर हत्या का आरोप है। जन स्वराज उम्मीदवार के प्रचार में शामिल हुए थे आरजेडी नेता। जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ। आरजेडी नेता दुलार चंद यादव भी इस काफिले में शामिल थे। काफिले पर फायरिंग में गोली दुलार चंद पर लगी। मौके पर ही आरजेडी नेता की मौत हो गई। 4 दिन पहले दुलार चंद ने लल्लू मुखिया के समर्थन में गाना गाया और मोकामा टाल इलाके में दुलार चंद की बहुत धाक थी, जो वो इस चुनाव में जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। अनंत सिंह की गाड़ी के पीछे प्रियदर्शी का काफिला चल रहा था। दावा यह कि अनंत सिंह समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला किया, गाड़ी का कांच तोड़ा गया, लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई। फायरिंग की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण एसपी और एसएसपी मामले की जांच में जुट गए हैं। मोकामा सीट से बाहुबली अनंत सिंह खुद जेडीयू टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह का मुकाबला दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी से है और अनंत सिंह सूरजभान पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अनंत सिंह। पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल पर। प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है। एक तरफ बिहार में इस हत्या के बाद चारों तरफ सनसनी मची है कि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज नालंदा में थे। राहुल गांधी नालंदा में थे, पीएम मोदी भी बिहार में थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब दिया। महागठबंधन ने निर्णय लिया है। तो मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल के बयान पर घमासान मचा है। नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं, राहुल ने कहा था। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। वोट के लिए उनसे कोई भी ड्रामा करा लो, वो कर देंगे। वोट के लिए उनसे कहिए स्टेज पर आकर डांस करो, वो कर देंगे। आज राहुल ने अपनी रैली में इसे फिर दोहराया है, लेकिन पीएम मोदी ने इस बयान पर राहुल को घेरा है। कहा छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? महागठबंधन पर छठी मैया के अपमान का आरोप, ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? निर्जला उपवास करने वाली मेरी माताएं बहनें क्या छठी मैया के अपमान को सहन करेंगी? छठ पूजा इनके लिए ड्रामा और नौटंकी है, इनको माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। पीएम के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला। राहुल ने बिहार आकर छठी मैया का अपमान किया। बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया और आपने छठी मैया का अपमान किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल के बयान की शिकायत की है। तेज प्रताप ने कहा राहुल को छठ के बारे में कुछ नहीं पता। जो आदमी विदेश भाग जाता है उसे छठ की क्या जानकारी होगी? कभी छठ किए नहीं और छठ के बारे में बोल रहे हैं। सुनिए जरा,
राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया। ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। तो बिहार में 6 तारीख को और 11 नवंबर को वोटिंग है, उसके बाद 14 को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए सट्टा बाजार चारों तरफ आकलन कर रहा है। क्या कर रहा है सट्टा बाजार? बिहार विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार की भी नजर है। राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार में एनडीए को बढ़त है। एनडीए पर 1000 का दांव लगाने पर 2000 तक मिल सकते हैं। मतलब सट्टेबाजों के हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही। महागठबंधन को 97 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 128 से 132 सीटें और यह आंकड़ा 135 से 138 भी जा सकता है। सीएम की रेस में भी नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं। नीतीश पर 40 से 45 पैसे का भाव लगाया जा रहा है। मतलब सीएम की रेस में सट्टा बाजार की पसंद नीतीश कुमार है। एनडीए में दूसरा कोई नेता नीतीश को टक्कर देता नहीं नजर आ रहा है। सुनिए जरा क्या कह रही है रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। घर में छठ होता है, हम लोग के पूरा घर छठ होता है। मैम हमें वो नहीं करते हैं, पूरा हमारा परिवार करता है छठ। आस्था हम लोग से ज्यादा वो आस्था पालेंगे। कभी उनके घर में छठ हुआ है? हाँ, बचपन से हमारे माई छठ करती है। हाँ, पूरा बिहारी लोग छठ करता है। अच्छा, मतलब कोई आके बाहर से बिहार में आकर के बिहारिये को गाली दे के चल जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आया कि बिहारी यहाँ के भाई माताएं कैसे सुन ले रही हैं ये सब बात। मतलब वो आकर के बताएंगे हम लोग को कि छठ कैसे पूजा होता है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। पाक सेना पर तालिबान स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री हैं, उनके बयान उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। कैसे अफगानिस्तान उन्हें घेर रहा है। 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए। ये 6 पाकिस्तानी जवान जिसमें कैप्टन नुमान है, हवलदार शामिल है और नाइक वकास अहमद शहीद हुए। पाकिस्तान में मोहम्मद वहीद मारे गए, अली एजाज अली हैं और मोहम्मद शाहबाज हैं। ये 6 पाकिस्तानी जवान ढेर हुए। इसमें एक कैप्टन भी शामिल है, यह है कैप्टन नुमान। ये कैप्टन नुमान को भी टीटीपी ने ढेर कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है, हालात ये हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। टीटीपी लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तानी फौज पर, जो उन्हें बहुत भारी पड़ रही है। देखिए कैसे अटैक किया है। इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में बातचीत नाकाम हुई, उधर पाकिस्तान में तबाही और कोहराम शुरू हो गया। तालिबान ने फिर पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाया है। मुनीर की फौज के कैप्टन नोमान समेत 7 जवानों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने खुद इस बात को कबूल किया है। आईएसपीआर ने मारे गए पाक सैनिकों की तस्वीरें जारी की, जो मैंने आपको दिखाई। टीटीपी ने यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में किया है। पाक सेना का एक काफिला बॉर्डर के पास से गुजर रहा था, तो तालिबानी लड़ाकों ने पहले धमाका किया, फिर फायरिंग की। यह हमला पाक को पैगाम है कि तालिबान पाक को घुसकर मार रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में बड़ी धमकी दी थी, कहा था अफगान तालिबान को खत्म कर गुफा में डाल देंगे। मुनीर ने भी अपनी फौज को पाक बॉर्डर पर कड़े एक्शन का ऑर्डर दिया, जिसका जवाब तालिबान लड़ाकों ने धमाके और गोलीबारी से दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल तालिबानी हमले में 300 की मौत हो चुकी है। इसमें 100 से ज्यादा सेना और पुलिस से मुठभेड़ में जवान मारे गए।
जो सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की मजबूत पकड़ है, तो क्या तालिबान खैबर को पाक से अलग करने की तैयारी में है? पाकिस्तान और तालिबान की जंग में दो फील्ड मार्शल आमने सामने, एक ये फील्ड मार्शल मुनीर और एक ये फील्ड मार्शल। खबर है कि खैबर में पाक सेना पर हमला तालिबानी फील्ड मार्शल ने कराया। टीटीपी कमांडर अहमद काजिम फील्ड मार्शल के नाम से कुख्यात है। काजिम को मुनीर की सेना वांटेड आतंकवादी और अपराधी मानती है। काजिम पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा गया है। आरोप है कि काजिम ने 100 से ज्यादा पाक सैनिकों की हत्या की है। पिछले दिनों 22 पाक सैनिकों की हत्या के बाद वीडियो से इसने धमकी दी, कहा मुनीर अपने सैनिकों को मरने के लिए क्यों भेज रहा है? अगर उसमें दम है तो खुद या अपने बड़े अधिकारियों को हमसे सीधे लड़ने के लिए भेजे। काजिम टीटीपी के बाकी कमांडर से अलग और खतरनाक है। जैसे मुनीर अपनी फौज और पाक के दहशतगर्दों को उकसाता है, इसी तरह काजिम तालिबानी लड़ाकों को हमले के लिए तैयार करता है। वो खुद हमले में शामिल होता है और आईडी धमाके और फायरिंग करता है। हमले और हत्या के बाद बाकायदा वीडियो बनाता है, तस्वीरें खिंचवाता है, ताकि मुनीर की फौज को सबूत और अपने इरादे दिखा सके। दावा यह भी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को काजिम का यह जवाब भी है। हाल ही में मुनीर के ऑर्डर पर पाक सेना ने 8 तालिबानियों को मारा था। इसे तालिबानी फील्ड मार्शल का बदला और वार्निंग माना जा रहा है। मतलब मुनीर की फौज ने अगर तालिबान पर कोई और हमला किया तो तालिबानी लड़ाके कुर्रम जैसा धमाका पाक में भी कर सकते हैं। अब आपको दिखाऊं दूसरी चीज यह कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकी भेजता है, उसी तरह पाकिस्तान आतंकी तैयार कर रहा है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन उसे तालिबान ने पकड़ लिया। ये आप देख रहे हैं, ये आईसिस आतंकी है जिसे तालिबान ने पकड़ा है। अब देखिए कैसे आतंकियों पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया। ये आतंकी खुद गवाही दे रहा है, सच बता रहा है। एक तरफ अफगान और तालिबान पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं, वहीं पाक में घुसकर वो आतंकियों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत में जिन आतंकियों को भेजता था, तालिबान अफगान ने वैसे ही आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े आतंकवादी का नाम है सैदुल्लाह, ये आईसिस से जुड़ा था। आईसिस आतंकी को लेकर तालिबान ने बड़ा खुलासा किया। आतंकी की ट्रेनिंग पाकिस्तान में लश्कर के कैंप में हुई। उसे घुसपैठ कर पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। लश्कर के आतंकी ऐसा ही काम हिंदुस्तान में भी करते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि लश्कर और आईसिस ने हाथ मिला लिया है। अफगान ने भी कहा था कि पाक आईएस आतंकियों को पनाह ना दे, लेकिन पाक फौज और आईएसआई जैसे भारत के खिलाफ आतंकी उतारती थी, वैसे ही काम वो अफगानिस्तान के खिलाफ करने लगा। मतलब सीधी जंग में हार दिखने लगे तो आतंकी भेजने लगो। वो तालिबानी के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ हमले के लिए आतंकी भेज रहा है, लेकिन अफगान भी भारत की तरह पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। खबर है कि उसने पेशावर में आईसिस के टॉप कमांडर को मार गिराया और मारा गया आतंकी नुसरत आईसिस खुरासान का बड़ा चेहरा था। पहलवान मूसा और अबू जार भी उसी का नाम था। मतलब कश्मीर में जैसे अलग अलग नाम रखकर आतंकी भेजता था, उसी तरह अफगानिस्तान के लिए भी आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या परमाणु जंग होने जा रही है? ये क्यों कह रहे हैं? परमाणु बम क्या चलने वाला है? पहली तस्वीर देखिए, आज की बड़ी तस्वीर है ये मुलाकात, ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। एक दूसरे पर बहुत हमले कर लिए दोनों ने, खासतौर से ट्रंप ने टैरिफ भी लगा लिया चीन पर, लंबा चौड़ा भारी भरकम। लेकिन अब ये मुलाकात हुई देखिए दक्षिण कोरिया में, ट्रंप और जिनपिंग के बीच। कुछ दिन पहले एक और मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात थी ट्रंप और पुतिन के बीच। ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले थे और इस मुलाकात के बाद ट्रंप फिर मिलना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने मिलने से मना कर दिया। तनाव और बढ़ गया है। इस बीच देखिए ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं, परमाणु परीक्षण करने जा रहा है अमेरिका, और यह बड़ा परमाणु परीक्षण होगा।
ट्रंप ने, अमेरिका ने ऐलान किया है बड़े परमाणु परीक्षण का। दूसरी तरफ पुतिन ने भी एक बड़ा परीक्षण किया है टॉर्पीडो का। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना घातक है कि समंदर के अंदर से ही मारेगा और ऐसी तरंगे पैदा करता है कि सब कुछ मिटा देता है, विनाश कर देता है। दूसरी तरफ देखिए, पुतिन ने पिछले दिनों एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पुतिन एक के बाद एक परीक्षण कर क्या ट्रंप और अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं। मैदान जंग में परमाणु हथियार निकल गए हैं। एक तरफ पुतिन है जो परमाणु जखीरा निकालकर दागते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर गुस्साए ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है अमेरिका भी एटमी हथियारों का दमखम दिखाने जा रहा है। विश्व युद्ध की आहट अब विनाश की धमक में बदलती जा रही है। रूस और अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों की परमाणु टक्कर बेहद करीब है। तो क्या दुनिया में परमाणु युद्ध होने वाला है? देखिए जरा ट्रंप किस तरह का परीक्षण करने जा रहे हैं जो कई दशक से अमेरिका ने नहीं किया है। और उसका मतलब क्या है? ट्रंप का एटमी ऐलान समझिए। ट्रंप ने परमाणु टेस्ट का आदेश ऐसे वक्त दिया है जब रूस ने दो बड़े परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की। इसी के जवाब में अमेरिका भी परमाणु टेस्ट करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय को तुरंत टेस्टिंग के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा है कि यह टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर होनी चाहिए। दावा किया है कि हमारे पास किसी से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस दूसरे नंबर पर और चीन 5 साल में हमारे बराबर होगा। हम परमाणु परीक्षण नहीं करते लेकिन दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं। 33 साल पहले अमेरिका ने 2300 फीट नीचे परीक्षण किया था। 2300 फीट नीचे 1992 का टेस्ट सोचिए इतना खतरनाक था कि चट्टानें पिघल गई थी। फिर राष्ट्रपति बुश ने भूमिगत परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी हमेशा के लिए, क्योंकि पूर्ण परमाणु बम के विस्फोट से बहुत घातक रेडिएशन होते हैं। ऐसे परीक्षण आमतौर पर जमीन के अंदर या आकाश में होते हैं। रूस ने 1990 और चीन ने 1996 में आखिरी परमाणु टेस्ट किया था। 1998 में भारत पाकिस्तान के बाद कोई एटमी टेस्ट नहीं हुआ। मौजूदा दौर में केवल उत्तर कोरिया ने घातक टेस्ट किया है। किम जोंग उन ने 2017 में परमाणु परीक्षण किया। हालांकि रूस ने पिछले हफ्ते 2 परमाणु हथियार टेस्ट किए, लेकिन अब ट्रंप का अमेरिका एक घातक परमाणु प्लान तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 सालों में अमेरिका यह टेस्ट कर सकता है। हालांकि यह नहीं बताया है कि परमाणु परीक्षण कब अमेरिका करेगा और कहां करेगा। मतलब दुनिया में परमाणु हथियार बढ़ाने की होड़ लगी है और फिलहाल 9 देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं। अब देखिए दूसरी तरफ पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन भी टॉर्पीडो का जो टेस्ट कर रहे हैं, वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है वो टॉर्पीडो। और इसका परीक्षण पुतिन ने किया है जो बहुत घातक है, जो आज तक किसी के पास नहीं है। आइए इस टॉर्पीडो की खासियत आपको बताऊं। रूस के परमाणु टॉर्पीडो का नाम पोसाइडन है। सेना के मुताबिक इसमें पूरे देश को तबाह करने की ताकत है। यह लंदन जैसे 6 शहरों को सिर्फ 30 मिनट में तबाह कर सकता है। यह परमाणु टॉर्पीडो समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा करता है, जिससे समंदर के किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। दरअसल टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाला हथियार होता है। यह किसी जहाज या पनडुब्बी को पास जाकर टारगेट कर सकता है। पुतिन ने इस परमाणु टॉर्पीडो के सफल टेस्ट का ऐलान किया। पुतिन ने बताया कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा हथियार नहीं है। इसकी ताकत सबसे खतरनाक रूसी मिसाइल से भी ज्यादा है, यानी सरमत मिसाइल से भी पोसाइडन टॉर्पीडो ताकतवर है। इसका वजन 100 टन और रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर गहराई में चलता है जहां बाकी पनडुब्बी नहीं जा सकती। यह ऑटोमेटिक है और न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। इसमें कई मेगा टन ताकत वाला परमाणु बम लगा सकते हैं, इसलिए पश्चिमी एक्सपर्ट इसे प्रलय का हथियार कहते हैं।
पोसाइडन के अंदर खुद की न्यूक्लियर फ्यूल यूनिट लगी है, यानी बिना ईंधन भरे यह अनलिमिटेड दूरी तक चल सकता है। पुतिन ने कहा इसे अमेरिका के जवाब में बनाया गया है। पोसाइडन टॉर्पीडो का नाम ग्रीक देवता के नाम पर रखा है। यूनानी कथाओं में पोसाइडन समुद्र, भूकंप, तूफान के देवता है। अदृश्य होने वाले इस टॉर्पीडो की जानकारी 2016 में सामने आई और 2018 में पुतिन ने इसकी पुष्टि की और अब 2025 में लॉन्च किया गया है। पुतिन ने इससे पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट किए। वो टेस्ट और ऐसी मिसाइल पुतिन ने बनाई है जो कितनी भी दूरी तक जा सकती है, यानी दुनिया का कोई भी छोर उससे अछूता नहीं। पुतिन के मिसाइल परीक्षण है जो कुछ रोज पहले किए गए। अब देखिए जरा पुतिन ने कैसी मिसाइल बनाई है। रूस ने एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ी कामयाबी हासिल की है। टॉर्पीडो से पहले 21 अक्टूबर को एटमी मिसाइल टेस्ट किया है। यह दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज मिसाइल। रूस की इस मिसाइल का नाम है बुरेवस्तनिक 9M739। पुतिन ने इस मिसाइल के सफल टेस्ट का ऐलान किया। पुतिन ने कहा ऐसी मिसाइल किसी देश के पास नहीं। पहले एक्सपर्ट मानते थे कि ऐसा हथियार बन ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसी मिसाइल बनाई है जिसे डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है, यानी ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। ये 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ती। रूसी समुद्री पक्षी बुरेवस्तनिक के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इस घातक मिसाइल की रफ्तार 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूसी सेना अध्यक्ष ने बताया कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है। टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने 15 घंटे तक उड़ान भरी। रूसी परमाणु मिसाइल ने तब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि रूस अमेरिका की राजधानियां 7,822 किलोमीटर दूर है। अमेरिका के मुताबिक मिसाइल की रेंज 10 से 20,000 किलोमीटर होगी, यानी रूस के किसी भी हिस्से से अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। और इस मिसाइल को एक्सपर्ट उड़ता हुआ चेरनोबिल भी कहते हैं। 1986 में चेरनोबिल परमाणु प्लांट में भयावह हादसा हुआ था और इस मिसाइल के दागने पर भी वैसी ही तबाही हो सकती है। आइए आपको सुनवाता हूं जरा पुतिन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम बुरेवस्तनिक एमटी क्रूज मिसाइल की अनलिमिटेड रेंज की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास इस मिसाइल को लेकर इंडस्ट्री और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है और मैं उनके आकलन को जान चुका हूं, क्योंकि आखिरकार ये अपनी ही तरह की मिसाइल है। इसका दुनिया में कोई जवाब नहीं और चूंकि अब निर्णायक टेस्ट पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन हथियारों को कॉम्बैट अलर्ट मोड पर लाने का काम बाकी है। इसे लेकर सारे नियमों का पालन होना चाहिए। और आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे एक और बड़ी मुलाकात हुई इधर ट्रंप और पुतिन में। तनाव बढ़ रहा है। एक मुलाकात हुई दक्षिण कोरिया में। ट्रंप का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। ट्रंप मिलने पहुंचे थे जिनपिंग से। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई। दक्षिण कोरिया में लंबी बात हुई दोनों के दरमियान और ट्रंप ने कुछ डील की है और यह भी दावा किया है कि वो उनका टैरिफ कम कर देंगे। आइए अब आपको बताता हूं कि क्या बात हुई दोनों में। ट्रंप और जिनपिंग करीब 6 साल बाद मिले। इससे पहले ट्रंप और जिनपिंग 2019 में इनकी बैठक हुई थी और इस बार दक्षिण कोरिया में दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक हुई। ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैठक करीब 100 मिनट चली। ट्रेड डील, यूक्रेन युद्ध, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बात हुई। एयरपोर्ट पर हुई यह मीटिंग चीनी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही है। दावा है कि वीवो प्लेटफॉर्म पर इसे 25 करोड़ बार देखा गया। बैठक के दौरान चीनी शेयर बाजार 10 साल के हाई स्तर पर पहुंचा है। मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात को सफल बताया है। ट्रंप ने कहा अमेरिका और चीन के बीच एक डील हुई, हालांकि इस समझौते पर अभी दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने कहा अब अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा चीन। इसके बदले ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया है। ट्रंप बोले चीन पर कुल टैरिफ 57% से घटाकर 47% कर दिया है।
दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मटेरियल विवाद भी सुलझ गया है। ट्रंप ने जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने जिनपिंग को सख्त वार्ताकार और महान नेता बताया है। जिनपिंग बोले, हमने किसी देश को चुनौती देने की कोशिश नहीं की है, ना ही हमने किसी देश की जगह लेने की कोशिश की है। यह चीन का अमेरिकी प्रभुत्व को टक्कर देने के आरोपों के बाद आया। जिनपिंग ने कहा, दोनों देशों को बदले की कार्रवाई से बचना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमारे पास सबसे ज्यादा एमटी हथियार हैं। रूस के पास हमारे बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन तीसरे नंबर पर है, लेकिन 4-5 साल में बराबरी कर लेगा। और अब हम परमाणु अप्रसार की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर, जब बात न्यूक्लियर और परमाणु की हो रही हो तो न्यूक्लियर प्रोग्राम लीक करने की खबर आई और एक शख्स को भारत में गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोपी आदिल पर न्यूक्लियर प्रोग्राम लीक करने का आरोप लगा है। देखिए जरा कैसे, क्या आरोप है और कैसे आदिल लीक कर रहा था प्रोग्राम। यह भारत की परमाणु सुरक्षा को निशाना बनाने की साजिश थी। खुफिया एजेंसियों ने ऐसे जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो भारत के परमाणु प्लान की सीक्रेट जानकारी लीक करता था। आईएसआई का जासूस आदिल हुसैनी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सीलमपुर से आदिल को पकड़ा है। इससे पहले आदिल के भाई अख्तर हुसैनी को भी दबोचा गया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अख्तर को गिरफ्तार किया। दावे के मुताबिक ये दोनों भाई पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। 59 साल का आदिल हुसैनी आईएसआई का खुफिया जानकारी देता था। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के संपर्क में भी थे दोनों भाई। ये गोपनीय डिजाइन, डेटा और दस्तावेज पाकिस्तान भेजता था। विदेशी एजेंसियों को खुफिया जानकारी बेचने की फिराक में था। यह जासूसी मॉड्यूल ईरान, रूस और पाक एजेंसियों के संपर्क में था। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों से जुड़ा था। इसके लिए आदिल हुसैनी कई झूठी पहचानों का उपयोग करता था। उस पर जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने का आरोप, खुद को वैज्ञानिक बताने वाले आरोपियों से नकली आईडी कार्ड मिले हैं। ईरानी एजेंट से मिले पैसों से आदिल ने दुबई में संपत्ति खरीदी। आदिल मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से आदिल दिल्ली के सीमापुरी में रह रहा था। अब आदिल और अख्तर दोनों 7 दिन की रिमांड पर हैं। केंद्रीय एजेंसियां और मुंबई पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। आदिल पर अब एक्शन लिया जा रहा है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास आज? आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मतलब कामयाबी और शोहरत को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी मैराडोना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैराडोना के पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। जब वो 3 साल के थे तो उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट में एक फुटबॉल दिया। बस यहीं से महान खिलाड़ी बनने का उनका सफर शुरू हुआ। मैराडोना फुटबॉल के साथ ही सोते और जागते खेलने लगते थे। 15 साल की उम्र से ही देश के लिए खेलने लगे। मैराडोना के 2 सपने थे, पहला अर्जेंटीना के लिए खेलना और अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना। 25 साल की उम्र में ही दोनों सपने उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन इसके बाद वो कामयाबी को संभाल नहीं पाए और 3 कमियों ने मैराडोना को मैदान से बाहर कर दिया। पहला, उन्हें नशे और जरूरत से ज्यादा पार्टियों की लत लग गई थी। पहली बार ड्रग्स लिया तो 15 महीने का बैन लगा। दूसरी बार ड्रग्स लेने पर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया और तीसरी बार ड्रग्स लेने पर फुटबॉल से संन्यास लेना पड़ा। दूसरा, जब करियर के शिखर पर थे तब भी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। फिटनेस से ज्यादा वो शराब पीने पर फोकस करते थे, जिसकी वजह से उनका वजन बेतहाशा बढ़ने लगा था। तीसरा, अनुशासन कामयाब खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन मैराडोना नियम तोड़ने के लिए बदनाम रहे। इटली के क्लब में खेलते हुए कभी टैक्स तक नहीं दिया। दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी पर 300 करोड़ बकाया था। मैराडोना के करियर में बड़ा फंडा छिपा है। जब कामयाबी मिले तो अपने पैर जमीन पर रखिए। मतलब अहंकार नहीं, विनम्रता, धैर्य और अनुशासन बनाए रखिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।